कहानी की शुरुआत आज से बहुत साल पहले से होती है जब किंग ऑफ पायरेट्स गोल्ड रॉजर को पब्लिक में एग्जीक्यूट किया जाने वाला था। पर पायरेट किंग के मरने से पहले एक बंदे ने एक सवाल पूछा। किंग ऑफ पायरेट्स गोल्ड रॉजर, तुम्हारा सबसे कीमती खजाना तुमने कहाँ पर छुपा रखा है? गोल्ड रॉजर बोलता है कि मैंने अपना सब कुछ एक ही जगह पर छुपा दिया है और इसका नाम है वन पीस। और अगर तुम्हें वो चाहिए तो जाओ और उसे ढूंढ लो। जो भी इस खजाने को ढूंढ लेगा वो पूरे सी में सबसे इन्फ्लुएंशियल पायरेट बन जाएगा। और उस दिन के बाद से पूरी दुनिया के पायरेट्स इस खजाने को ढूंढने के लिए एक जर्नी पर निकल चुके हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम दो बंदों को देखते हैं जो समुद्र के अंदर एक बैरल को देखते हैं। ये दोनों उस बैरल को बाहर निकालते हैं, पर तभी इनमें से एक वर्कर देखता है कि एक एनिमी पायरेट शिप इनकी तरफ आ रही होती है। जो देख के एक बंदा बोलता है कि पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है। और तभी ये एनिमी शिप इनकी पैसेंजर शिप पर हमला कर देती है। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी हम पायरेट शिप के कैप्टन को देखते हैं और ये कोबी नाम के एक लड़के से पूछती है, तो कोबी, इस समुद्र में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? कोबी डर के मारे जवाब देता है, जी जी मैम, आप ही है सबसे खूबसूरत। और तभी एक बहुत बड़ी कैनन बॉल फायर होती है और सीधा उस पैसेंजर शिप के ऊपर जाकर लगती है, जिससे पैसेंजर शिप टूट जाती है। और वो जो बैरल था जो उन दोनों वर्कर्स ने पानी में से निकाला था, वो घूमते हुए बेसमेंट के अंदर चला जाता है। और तभी दूसरी तरफ सारे पायरेट्स रस्सी से झूलते हुए इस शिप पर हमला कर देते हैं। सभी पायरेट्स पैसेंजर शिप पर आ जाते हैं, पर कोबी वहां पर कोने में डर के मारे छुपा हुआ था। तभी लेडी एल्विडा उसे जबरदस्ती धक्का मारकर पैसेंजर शिप के अंदर भेज देती है। सभी पायरेट्स सभी पैसेंजर्स को एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, पर अगर तुमने कोई होशियारी की तो हम तुम सबको मारने के लिए एक बार भी नहीं सोचेंगे। इसलिए जल्दी से अपनी सारी कीमती चीजें हमें दे दो। और हाँ, अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा। ये सुनकर सभी पैसेंजर्स डर जाते हैं। और ये सारा कुछ ये ऑरेंज बालों वाली लड़की सुन रही होती है। तभी ये अपने कपड़े बदल लेती है और रस्सी से झूलते हुए उस पायरेट शिप पर अंदर चली जाती है। जैसे ही वो शिप के ऊपर पहुंचती है, एक पायरेट कहता है, ओए लड़की, तू कौन है? तुझे शिप में पहले कभी नहीं देखा। और तभी ये लड़की उसे एक लात मार देती है और उसे बेहोश कर देती है। इस तरफ को भी डरते डरते एक कमरे के अंदर आता है और उसी बैरल को देखता है। वो उसे धकेलते हुए लेडी एल्विडा के पास ले जाने लगता है। तभी उसके साथ ही पायरेट्स वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ओए लड़के, ये तो वही डरपोक है ना। ओए सुन, इसे यहीं पर रख दे। हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, इसलिए इसे लेडी अल्विडा के पास नहीं लेकर जाना है। सुना तूने? अब हट जा यहाँ से। कोबी डर जाता है और पीछे हट जाता है। और जैसे ही वो पीछे हटता है तभी उस बैरल को तोड़कर कुछ बाहर निकलता है और उसके पंच से वो पायरेट बेहोश हो जाता है। और वो लड़का बोलता है कि कितनी अच्छी नींद आई, मज़ा आ गया। तभी उसकी नज़र उस पायरेट पर जाती है जो कि पिट चुका है और बेहोश पड़ा हुआ है। वो बोलता है कि ये यहाँ पर पड़ा हुआ क्यों है? तुम्हारा साथी था ना? जिस पे वो दूसरा पायरेट बोलता है कि तेरी ही वजह से ऐसा हुआ है। और बोलता है कि तेरी तो अब खैर नहीं। पर लूफी उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। यार, भूख लग रही है, कुछ खाना मिल सकता है क्या? ये देखकर दोनों पायरेट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गुस्से में तलवार निकालकर लूफी पर हमला कर देते हैं। बट लूफी बहुत आसानी से उन्हें एक ही झटके में हरा देता है। दोनों डर के मारे अपने कैप्टन के पास भाग जाते हैं। खाने की तलाश में लूफी बेसमेंट के अंदर पहुंच जाता है जहां उसे कुछ एप्पल्स मिलते हैं। लूफी एप्पल्स खाने लगता है और कोबी से पूछता है, ये शिप आखिर है क्या? कोबी कहता है, ये एक पैसेंजर शिप है जिस पर लेडी एल्विडा ने कब्जा कर लिया है। पर तुम आए कहाँ से हो? लूफी बोलता है कि दरअसल मैं एक तूफान में फंस गया था और वहां से बचते बचते यहाँ पर आ गया। और वो पूछता है कि कोबी, क्या तुम एक पायलट हो? जिस पे कोबी बोलता है कि नहीं, दरअसल मैं एक दिन फिशिंग कर रहा था, पर इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती किडनैप कर लिया और अपने साथ ले लिया। तब से मैं लेडी एल्विडा के लिए ही काम कर रहा हूँ। तो कोबी, तुम उन्हें मना क्यों नहीं कर देते? कोबी कहता है कि तुम जानते नहीं हो उसको, वो मुझे मार डालेगी। जिस पे लूफी बोलता है कि कितने डरपोक हो तुम।
तब कोबी लूफी से पूछता है कि आखिर तुम बनना क्या चाहते हो, जिस पे लूफी बोलता है कि मैं तो किंग ऑफ पायरेट्स बनना चाहता हूँ। जो सुन के कोबी शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? इसके लिए तो तुम्हें वन पीस ढूंढना पड़ेगा। तुम जानते भी हो वो कितना ज्यादा मुश्किल है, और इसमें तुम मारे भी जा सकते हो। जो सुन के लूफी बोलता है कि मैं अपने सपने को पूरा करते हुए मरना पसंद करूंगा, बजाय अपने सपने को छोड़ के ये सोचने के कि ये कितना ज्यादा मुश्किल होगा। तभी अचानक से जोर का एक धमाका होता है और लेडी एल्विडा भी वहां पर आ जाती है, और वो फिर से कोबी से पूछने लगती है कि बताओ, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? कोबी फिर से डरते हुए बोलता है कि लेडी एल्विडा आप ही हैं। लूफी बोल पड़ता है, ओए कोबी, इसी मोटी की बात कर रहा था ना तू? ये सुनकर सभी पायरेट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आज तक किसी ने लेडी एल्विडा की इतनी बेइज्जती नहीं की थी। तभी लूफी हवा में जंप लगाता है और एक पायरेट को मुक्का मार देता है। फिर कोबी को लेकर ऊपर आ जाता है। सभी पायरेट्स उस पर हमला कर देते हैं, बट लूफी भागने लगता है और अपनी रबर जैसी बॉडी का यूज करके सबको हरा देता है। तुम इंसान भी हो क्या? जिस पे लूफी बोलता है कि देखो मैं रबर का बना हूँ, ये देखो मेरा शरीर भी बहुत ज्यादा लचीला है। लेडी एल्विडा लूफी से पूछने लगती है, लड़के क्या तुमने डेविल फ्रूट खाया है? सच बताना। लूफी बोलता है कि हाँ, मैंने गम गम फ्रूट खाया था। दूसरी तरफ वो ऑरेंज बालों वाली लड़की पायरेट्स का सारा खजाना चुरा कर भागने की कोशिश कर रही होती है, और यहाँ को भी समझ जाता है कि हिम्मत दिखाने का यही वक्त है, और वो लेडी एल्विडा से बोलने लगता है कि ओए मोटी, तेरे जैसी बदसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी, तू एक नंबर की मोटी है। ये सुनने के बाद गुस्से में लेडी एल्विडा कोबी पर हमला करने लगती है, पर लूफी बीच में आकर उसे बचा लेता है और लेडी एल्विडा को हरा देता है। उसके बाद लूफी बोट लेकर कूद जाता है नीचे। वो ऑरेंज बालों वाली लड़की भी भागने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद लूफी और कोबी अपने सफर पर निकल जाते हैं। लूफी पूछता है, तुम जोरो को जानते हो क्या? कोबी कहता है कि हाँ, तुम उसी पायरेट हंटर की बात कर रहे हो ना? तुम जानते नहीं वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। बट लूफी बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ उसे अपनी टीम में ले लूँ। इसके बाद दोनों नेवी बेस सिटी पहुंच जाते हैं, जहाँ जोरो को बंदी बनाकर रखा गया है। कोबी पूछता है कि क्या तुम सच में जोरो को अपनी टीम में शामिल करोगे? लूफी कहता है हाँ, क्यों नहीं। जो सुन के कोबी शॉक हो जाता है और बोलता है कि पागल मत बनो, वो दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज है। लोग उसे पायरेट हंटर के नाम से जानते हैं। वो इंसान के रूप में एक शैतान है। बट लूफी एक स्ट्रेंजर से पूछता है, जोरो को कहाँ रखा गया है? ये सुनकर सब लोग डर जाते हैं और लूफी से दूर भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ जोरो को बांध कर रखा गया होता है। कोबी लूफी से कहता है कि उसके हाथ पैर मत खोलना, वो आजाद होते ही तुम्हें मार देगा। जोरो उन दोनों को देखकर कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तभी एक छोटी सी बच्ची दीवार कूदकर जोरो के पास आती है और उसे खाने के लिए राइस बॉल्स देती है। बट जोरो उस लड़की से कहता है कि लड़की, यहाँ से चली जाओ, मुझे भूख नहीं है, वरना मैं तुम्हें लात मार दूंगा। तभी तीन लोग वहां पर आ जाते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि राइस बॉल्स, क्रिमिनल्स को खाना खिलाना भी एक जुर्म है, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लड़की, तुम जानती नहीं हो मेरा बाप कौन है, मैं कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ। फिर वो बाकी के दोनों मरीन से कहता है कि तुम दोनों इस बच्ची को यहाँ से दूर फेंक दो। बट वो बोलते हैं कि सर, ये तो एक छोटी सी बच्ची है, मेरी बात मानते हो या नहीं? जब वो मोटा आदमी बच्ची को फेंकने वाला होता है, तभी लूफी उसे बचा लेता है। फिर वो तीनों आदमी वहां से चले जाते हैं। जाते जाते जोरो कहता है, 10 दिन बचे हैं ना मेरे पास, देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तब लूफी जोरो के पास जाता है और जोरो लूफी से कहता है कि क्या वो राइस बॉल्स मुझे दे सकते हो प्लीज? लूफी कहता है कि पर ये राइस बॉल्स तो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। जोरो बोलता है कि जितना कहा है उतना करो, और जोरो वो राइस बॉल्स खा लेता है। ये देखकर लूफी समझ जाता है कि जोरो दिल का बुरा नहीं है। लूफी वहां से जाकर उस छोटी लड़की को बताता है कि जोरो ने उसके राइस बॉल्स खा लिए हैं। फिर वो लड़की बताती है कि कुछ दिन पहले कैप्टन मॉर्गन का बेटा गुंडागर्दी करने उनके होटल में आया था। जोरो भी वहीं मौजूद था। ये देखकर जोरो को गुस्सा आ गया था और वो उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग इन्हें और इनके पेट्स को परेशान करना छोड़ दो। जोरो ने ये सब उस लड़की, उसकी मॉम, डैड और उनके पेट्स की जान बचाने के लिए ऐसा किया था।
इस तरफ हम जोरो को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है और अपना पास्ट याद कर रहा होता है। पास्ट में जोरो और एक नीले बालों वाली लड़की स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हमेशा की तरह वो नीले बालों वाली लड़की जोरो को हरा देती है। और वो लड़की जोरो से कहती है कि तुम्हें और ताकतवर बनने की ज़रूरत है। ये सब याद करके जोरो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। तभी लूफी कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करने वाले हो। जोरो कहता है कि तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले। लूफी कहता है कि मुझे याद है तुम स्वॉर्ड से लड़ते हो ना। अगर मैं तुम्हारी स्वॉर्ड्स वापस लेकर आऊं तो क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करोगे, जिस पे जोरो कहता है कि नहीं ज्वाइन करता, जाओ। बट लूफी बोलता है कि मैं अभी तुम्हारी स्वॉर्ड्स लेकर आता हूँ, जिस पे जोरो कहता है कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तभी लूफी अपने हाथों को लंबा करके दूसरी डायरेक्शन में निकल पड़ता है। ये देखकर जोरो हैरान रह जाता है और वो सोचने लगता है कि ये लड़का है कौन, ये इंसान है या क्या है। इस तरफ हम कैप्टन मॉर्गन को देखते हैं। वहाँ एक स्टैचू रस्सी की मदद से उठाया जा रहा होता है। तभी मॉर्गन का बेटा चिल्लाता हुआ आता है, पापा, एक बंदे ने मुझ पर हाथ उठाया। तभी मॉर्गन कहता है कि तो तूने उस छोटी लड़की को मारा कि नहीं, जिस पे हेलमैप्पो कहता है कि नहीं पापा, वो तो एक छोटी सी बच्ची थी ना, मैं उसे कैसे मार सकता था। कैप्टन मॉर्गन अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, जाओ उस छोटी बच्ची को मार दो। इस तरफ लूफी जोरो की स्वॉर्ड्स ढूंढते ढूंढते बेस की छत पर पहुंच जाता है। फिर हवा में उछलते हुए कैप्टन मॉर्गन के सामने आ जाता है। उसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये हवा में कूदते हुए कहाँ से आ गया। लूफी की वजह से उस स्टैचू का एक हिस्सा टूट जाता है। लूफी माफी मांगते हुए बोलता है कि सॉरी ओल्ड मैन, गलती से हो गया। ये देखकर कैप्टन मॉर्गन बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि इसको पकड़ो, मैं इसे मार डालूंगा। तभी लूफी मॉर्गन के बेटे के सामने आ जाता है और बोलता है कि जल्दी मेरे साथ चल और जोरो की स्वॉर्ड्स ढूंढ के दे। इस तरफ कोबी जोरो की रस्सी खोल रहा होता है। जैसे ही रस्सी खुलने वाली होती है, बहुत सारे सोल्जर्स वहां आ जाते हैं और उन पर बंदूक तान देते हैं। उधर लूफी मॉर्गन के बेटे को पीटते हुए उसके कमरे में घुस जाता है और पूछता है जोरो की स्वॉर्ड्स कौन सी हैं। इस तरफ कैप्टन मॉर्गन भी जोरो के पास पहुंच जाता है। जोरो सोचने लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। सोल्जर्स गोली चलाने ही वाले होते हैं कि तभी लूफी हवा से उड़ता हुआ वहां पर आ जाता है। सब सोल्जर्स लूफी पर गोलियां चला देते हैं, पर लूफी रबर का बना हुआ होता है। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। लूफी जोरो को उसकी तीनों स्वॉर्ड्स दे देता है। मॉर्गन हैरान होकर कहता है, तो ये है डेविल फ्रूट की ताकत। दरअसल डेविल फ्रूट्स के अंदर अलग अलग तरह की एबिलिटीज छुपी होती हैं, जैसे सुनामी लाने वाली एबिलिटी, आग की एबिलिटी या शरीर को रबर बना देने वाली एबिलिटी। लूफी जोरो की रस्सी खोलने लगता है, तभी सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं। बट जैसे ही जोरो आज़ाद होता है, वो एक स्वॉर्ड अपने मुंह में पकड़ लेता है और बाकी दो स्वॉर्ड्स अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है। फिर वो सभी सोल्जर्स के सामने खड़ा हो जाता है। ये देख के लूफी बोलता है, वाह, ये कितना कूल है, क्या बात है जोरो। जोरो कहता है, अगर तुम में से कोई भी हिला तो मारा जाएगा। ये सुनकर सब लोग डर जाते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि जोरो कितना खतरनाक है। लूफी, तुम्हें किंग ऑफ पायरेट्स बनना है ना, तुम्हारी तरह मेरा भी एक सपना है, दुनिया का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना। तभी लूफी कहता है, जोरो झुक जा। लूफी अपनी टांगे लंबी करके एक ही अटैक में सभी सोल्जर्स को उड़ा देता है। जोरो शॉक होकर पूछता है कि आखिर ये तुम कैसे कर लेते हो। लूफी भागकर मॉर्गन के पास जाता है और उसके कुल्हाड़ी जैसे हाथ पर हमला कर देता है। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ नेवी का कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन। मॉर्गन अपनी कुल्हाड़ी से लूफी पर हमला कर देता है, पर लूफी हवा में जंप करके अटैक को डॉज कर देता है और उससे एक जोर की लात मार देता है, जिससे कि मॉर्गन पीछे गिर जाता है। ये देखकर उसके सभी सोल्जर्स हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये है कौन, इस बच्चे ने हमारे कैप्टन को हरा दिया। तभी मॉर्गन का बेटा आता है और कोबी पर गन तान देता है, मेरे पापा को छोड़ दो वरना तुम्हारा दोस्त नहीं बचेगा। पर कोबी इतनी आसानी से डरने वाला नहीं होता। जैसे ही लूफी अपना हाथ एक्सटेंड करके मॉर्गन के बेटे को पंच मारने वाला होता है, तभी मॉर्गन पीछे से
उठ खड़ा होता है, लेकिन उसी वक्त जोरो आकर लूफी को बचा लेता है और मॉर्गन को हरा देता है। मॉर्गन के सभी सोल्जर्स बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि मॉर्गन ने जबरदस्ती सबको अपने अंडर रखा हुआ था। सब लोग जश्न मनाने लगते हैं। इसके बाद सब एक होटल के अंदर बैठे होते हैं। तभी कुछ नेवी ऑफिसर्स वहां पर आते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग पायरेट्स हो? हम जानते हैं कि आपने इस जगह को मॉर्गन से आज़ाद करवाया है, लेकिन हम नेवी वाले हैं। हम पायरेट्स को इस शहर में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। लूफी कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी लूफी और जोरो वहां से निकलने लगते हैं और वो नेवी ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या कोबी उनका क्रूमेट है, जिस पे लूफी मना कर देता है और बोलने लगता है कि कोबी तो किसी एल्विडा नाम के लेडी के शिप में 2 साल तक। लूफी बता नहीं वाला होता है कि एल्विडा एक पायरेट है कि कोबी उसे एक मुक्का मार देता है, क्योंकि अगर नेवी वालों को पता लग गया कि कोबी पायरेट्स के साथ था तो वो कभी भी नेवी ज्वाइन नहीं कर पाएगा, एज नेवी ज्वाइन करना ही उसका सपना है। फिर कोबी के मुक्के के जवाब में लूफी भी उसे पीटने लगता है और फिर लूफी और जोरो वहां से चले जाते हैं। फिर कोबी उस नेवी ऑफिसर से कहता है कि सर प्लीज मुझे भी नेवी में शामिल कर लीजिए। वो ऑफिसर बोलता है कि बच्चे, तुम जानते हो कि नेवी में कितनी परेशानी होती है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज से तुम्हें सारी मुसीबतों का सामना खुद ही करना पड़ेगा। सबको समझ आ जाता है कि कोबी को नेवी में एक्सेप्ट कर लिया गया है। वो नेवी के कमांडर को सैल्यूट करता है। इस तरफ लूफी और जोरो पोर्ट के पास पहुंच जाते हैं। जाने से पहले सभी नेवी वाले भी इन दोनों को सैल्यूट करते हैं। फिर वो नेवी ऑफिसर बोलता है कि अभी हम जो कर रहे हैं वो नेवी के रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए अगले 3 दिन तक कोई भी खाना नहीं खाएगा एज ए पनिशमेंट। समझ गए सभी लोग? और इसी के साथ लूफी और जोरो अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं। फिर लूफी बोलने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनकर ही रहूंगा। मैंने एक आदमी से प्रॉमिस किया है कि मैं अपना खुद का एक क्रू बनाऊंगा और वन पीस को ढूंढ कर ही रहूंगा। इसके बाद हमें 3 पायरेट्स को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि खजाना बहुत है, आज तो हमें बहुत बड़ा खजाना मिला है। हाँ, अब शायद कैप्टन बगी हम पर गुस्सा नहीं होंगे। दरअसल ये तीनों कैप्टन बगी के क्रू के मेंबर्स थे। कैप्टन बगी को इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने कुछ खजाना इकट्ठा किया था। तभी इन तीनों को सामने से एक बोट उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। उस बोट में नामी होती है, वही ऑरेंज बालों वाली लड़की। तीनों अपने बोट उसके पास ले जाते हैं। नामी बेहोशी का नाटक कर रही होती है और उनसे पूछती है कि क्या आप मुझे बचा सकते हैं, बदले में आप जितना चाहे ट्रेजर ले सकते हैं। तीनों ट्रेजर के पास जाते हैं। जैसे ही वो ट्रेजर का बैग खोलते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक टेडी होता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं, नामी उनकी बोट चुरा लेती है और सारा खजाना लेकर भाग जाती है। इस तरफ हम लूफी और जोरो को देखते हैं। तभी एक तेज हवा के झोंके से लूफी की हैट उड़ जाती है। लूफी चिल्लाता है शैंक्स। तब हम एक आदमी का चेहरा देखते हैं, वो शैंक्स होता है। वो लूफी से बोल रहा होता है कि ये हैट मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है लूफी। और इसी के साथ हमें लूफी का पास्ट दिखाया जाता है। लूफी और शैंक्स एक बार के अंदर बैठे होते हैं। लूफी हमेशा की तरह शैंक्स से बोल रहा होता है कि शैंक्स, मुझे भी अपने साथ अगले मिशन पर ले चलो ना प्लीज। तभी कुछ बैंडिट्स बार के अंदर आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बस बहुत सारी शराब चाहिए। बट वहाँ की ओनर बोलती है कि माफ करना, शराब खत्म हो चुकी है। शैंक्स कहता है कि सॉरी बड़ी, सारा शराब मैंने और मेरे क्रू ने खत्म कर दी। ये आखिरी बोतल बची है, अगर चाहो तो ये ले लो। तभी वो बैंडिट गुस्से में बोतल तोड़ देता है और बोलने लगता है कि मेरे सर पर 8 मिलियन बाउंटी है, एक बोतल से मेरा क्या होगा। फिर वो बार की बाकी ड्रिंक्स को भी तोड़ देता है और बोलता है कि लगता है तुम्हें सफाई करने की बहुत ज्यादा शौक है, लो इसे भी साफ करो। वो शैंक्स की बेइज्जती करके वहां से चला जाता है। लूफी ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बार की ओनर पूछती है शैंक्स, आपको लगी तो नहीं? तभी शैंक्स अचानक हंसने लगता है। उसका पूरा क्रू भी हंसने लगता है। लूफी गुस्से में बोलता है, तुम खुद को पायरेट्स बोलते हो, वो आदमी तुम्हारी इतनी बेइज्जती करके चला गया और तुम हंस रहे हो। शैंक्स कहता है, अरे बच्चे, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्से में लूफी पास रखा हुआ एक फ्रूट खा लेता है। शैंक्स पूछता है कि लूफी तुम क्या खा रहे हो?
एक सेकंड, तुमने बॉक्स में रखा हुआ फ्रूट तो नहीं खा लिया? उसे बाहर निकालो बेवकूफ। जो तुमने खाया है उसे गम गम फ्रूट कहते हैं, ये एक डेविल फ्रूट है। अब तुम जिंदगी भर स्विमिंग नहीं कर पाओगे। तभी लूफी की बॉडी स्ट्रेच होने लगती है और वो बोलता है कि लगता है अब इसकी बॉडी रबर की बन चुकी है। अगले दिन लूफी उसी बैंडिट के पास जाता है जिसने शैंक्स की बेइज्जती की थी और उसे शैंक्स से माफी मांगने के लिए कहता है। पर वो बैंडिट लूफी को पीटने लगता है। तभी बारटेंडर और आइलैंड का मेयर वहां आ जाते हैं और उन बैंडिट से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, लूफी ने जो भी किया प्लीज उसे माफ कर दीजिए। मेयर कहता है मैं हाथ जोड़ता हूँ। अचानक से शैंक्स कहता है कि मेयर, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो ये मांगेगा। तब हम देखते हैं कि शैंक्स और उसका पूरा क्रू वहां पर आ चुका है। वो बैंडिट शैंक्स को देख के बोलने लगता है कि डरपोक लोग भी यहाँ पर आ गए। शैंक्स लूफी से कहता है तुमने कहा था ना कि तुम्हारा पंच पिस्तौल की तरह है। तभी एक पायरेट शैंक्स पर बंदूक तान देता है, लेकिन शैंक्स का एक साथी तुरंत उस पायरेट को गोली मार देता है। शैंक्स गुस्से में कहता है तुमने उस दिन मेरे ऊपर शराब फेंकी थी, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर कोई मेरे साथियों को परेशान करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वो बैंडिट अपने सब लोगों को शैंक्स से लड़ने के लिए भेज देता है। तभी शैंक्स का एक साथी आकर सबको बंदूक से हरा देता है। ये देखकर वो बैंडिट डर जाता है। वो स्मोक बॉम्ब फेंकता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन जब धुआं हटता है तब पता चलता है कि वो लूफी को अपने साथ ले गया है। वो लूफी को कहाँ ले गया? उधर वो बैंडिट लूफी को समुद्र में फेंक देता है। लूफी को तड़पते देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक उसके पीछे एक सी मॉन्स्टर आ जाता है और उस बैंडिट के साथ उसकी बोट को भी खा जाता है। अब वो सी मॉन्स्टर लूफी को भी खाने वाला होता है, लेकिन तभी शैंक्स आकर लूफी को बचा लेता है। शैंक्स उस सी मॉन्स्टर को बड़ी ही इंटेंसली देखने लगता है। सिर्फ शैंक्स की नजर देखकर ही वो सी मॉन्स्टर डर कर वहां से भाग जाता है। लूफी रोने लगता है। शैंक्स बोलता है कि लूफी, अब सब ठीक हो गया है, रो क्यों रहे हो? लूफी कहता है पर तुम्हारा हाथ। तब हम देखते हैं कि सी मॉन्स्टर की वजह से शैंक्स का एक हाथ कट चुका होता है। अरे बच्चे, ये तो तुम्हारे लिए एक छोटा सा सेक्रीफाइस था। अगले दिन शैंक्स और उसका क्रू वहां से जाने लगते हैं। जाने से पहले लूफी कहता है तुम देखते जाओ, मैं एक दिन किंग ऑफ पायरेट्स बनकर रहूंगा और वन पीस भी जरूर हासिल करूंगा। शैंक्स मुस्कुराकर कहता है अच्छा, तो तुम हमें भी सरपास करोगे? गुड, बहुत अच्छे। फिर शैंक्स अपनी स्ट्रॉ हैट लूफी के सिर पर रख देता है और बोलता है ठीक है लूफी, आज से ये हैट तुम्हारी है, इसका ख्याल रखना। लूफी ये सब सुनकर रोने लगता है। जाते जाते शैंक्स अपने मन में सोचता है लूफी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, एक दिन तुम जरूर किंग ऑफ पायरेट्स बनोगे। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां लूफी अपनी हैट पहन लेता है। यहाँ जोरो को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और लूफी अपने हाथों को एक्सटेंड करके खुद को गुलेल की तरह एक बर्ड के ऊपर फेंक देता है। पर ये कोई नॉर्मल बर्ड नहीं होता, ये एक मॉन्स्टर होता है और लूफी को पकड़ लेता है। लूफी उसकी चोंच में अटक जाता है। ये देखकर जोरो नीचे से गुस्से में चिल्लाने लगता है कि गधे, तुझे पता नहीं चलता कि वो एक मॉन्स्टर है? क्या सोच रहा था तू? अब मुझे तुझे बचाना पड़ेगा। और तभी हम इन तीनों पायरेट्स को भी देखते हैं जिन्हें नामी ने धोखा देकर सी के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया था और जोरो इनकी हेल्प करने के लिए इन्हें भी अपनी बोट पर ले लेता है। पर बोट पे चढ़ते ही ये तीनों जोरो को अपनी स्वॉर्ड दिखाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये बोट अब हमारी है, हम कैप्टन बगी के आदमी हैं। जोरो पूछता है कि क्या कहा तूने, फिर से बोल जरा। और जैसे ही ये तीनों देखते हैं कि ये पायरेट हंटर जोरो हैं, ये तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं और बोलते हैं कि सर कैसे हैं आप, हमें माफ़ करना, हम तो मजाक कर रहे थे। जोरो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, पर ये कैप्टन बगी कौन है? फिर उनमें से एक बंदा बोलता है कि सर, आपको कैप्टन बगी के बारे में नहीं पता? उन्होंने एक डेविल फ्रूट खाया था और उसकी वजह से उनके पास ज़बरदस्त ताकत आ चुकी है। और इस तरफ हम नामी को देखते हैं जो कि एक मैप लेकर भाग रही होती है और उसके पीछे बहुत सारे गुंडे पड़ चुके होते हैं। और इस तरफ हम कैप्टन बगी को देखते हैं और वो देखता है कि लूफी एक मॉन्स्टर की चोंच के अंदर फंसा हुआ है। फिर एक बंदा पूछता है कि कैप्टन बगी, क्या हम इसे मार डालें?
हाँ, इसे जितना जल्दी हो सके उड़ा दो। और कैप्टन बगी के ऑर्डर पर लूफी के ऊपर एक कैनन चला दिया जाता है और लूफी नीचे गिरने लगता है, पर लूफी को कुछ नहीं होता क्योंकि वो रबर का बना हुआ है। और तभी लूफी अपने सामने नामी को देखता है और नामी अचानक से बोलने लगती है कि बॉस आप आ गए, प्लीज मुझे बचा लो। लूफी कहता है कि तुम कौन हो और मुझे बॉस क्यों कह रही हो। दरअसल ये नामी का ही एक प्लान होता है ताकि इन गुंडों को लगे कि लूफी इसका बॉस है, और इस मौके का फायदा उठाकर नामी यहाँ से भाग जाती है लूफी को फंसाकर। फिर वो लोग लूफी से पूछने लगते हैं कि तू ही है ना इसका बॉस, बट लूफी पूछता है कि अरे यार कुछ खाने को है क्या। और तभी इनमें से एक गुंडा लूफी को एक पंच मार देता है और लूफी की हैट दूर जाकर गिर जाती है। लूफी को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार पंच मार देता है और बोलता है कि अगर मेरी हैट को तुमने टच भी किया तो अगली बार तुम्हारी जान ही ले लूंगा। लूफी अपने हाथों को बड़ा करता है और अपनी गम गम पिस्तौल का यूज करके इन तीनों पायरेट्स को हरा देता है। नामी ये सब एक छत के ऊपर से खड़ी होकर देख रही होती है और अपने मन में सोचती है कि क्या बात है, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर नामी लूफी को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मेरा नाम नामी है और मैं एक चोर हूँ, मैं पायरेट्स को लूटती हूँ, क्या मैं तुम्हारे क्रू को ज्वाइन कर सकती हूँ। जिस पे लूफी सीधे मना कर देता है और बोलता है कि फिलहाल तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। जिस पे नामी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। लूफी एक्साइटेड होकर पूछता है कि क्या सच में। और इस तरफ हम कैप्टन बगी के हेडक्वार्टर्स के अंदर देखते हैं और इसका एक मेंबर इसे बताता है कि एक लड़की इनका मैप चुरा कर भाग गई है। और तभी गलती से कैप्टन बगी का एक आदमी इसकी नाक का मजाक उड़ा देता है क्योंकि कैप्टन बगी की नाक बहुत ज़्यादा बड़ी और रेड कलर की होती है, किसी एक जोकर की तरह। बगी गुस्से में पूछता है कि क्या कहा तूने, फिर से बोल जरा। और तभी बगी बिना हाथ लगाए इस पायरेट की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे हवा में उड़ा देता है। वो बंदा माफी मांगते हुए बोलने लगता है कि माफ करना कैप्टन बगी, आगे से ये गलती नहीं होगी। कैप्टन बगी उसे इस बार के लिए माफ कर देता है और इस तरफ नामी लूफी को एक बर्गर खिलाती है और लूफी को बताती है कि उसके पास ग्रैंड लाइन का एक ट्रेजर मैप है। लूफी सरप्राइज होकर बोलता है कि क्या बात है, क्या तुम्हें नक्शा देखना आता है। नामी कहती है कि हाँ मुझे आता है, मैं एक स्किल्ड नेविगेटर हूँ। क्या बात है, हमें एक और क्रू मेंबर मिल गया, तुम्हें तो मैं अपनी क्रू में लूंगा। और तभी नामी खिड़की के बाहर देखती है और दो गुंडे नामी को पकड़ने की बात कर रहे होते हैं क्योंकि उसने कैप्टन बगी का वो ग्रैंड लाइन वाला मैप चुरा लिया होता है। और तभी नामी दिमाग लगाती है और लूफी से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी क्रू में शामिल हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्तों को मानना होगा। लूफी एक्साइटेड होकर पूछता है कि कौन सी शर्त, और इसके बाद नामी लूफी को रस्सी से बांध देती है और बोलती है कि दरअसल मैं तुम्हें कुछ दूसरे पायरेट से मिलवाना चाहती हूँ। और लूफी भी उसकी बातों को मान जाता है। पर इस तरफ कैप्टन बगी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, जल्दी से उसे मेरे सामने लेकर आओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तभी नामी लूफी को पकड़कर बगी के सामने लेकर आ जाती है। नामी कैप्टन बगी का मैप उसे लौटा देती है और बोलती है कि लूफी ने इस मैप को चुराया था। और कैप्टन बगी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर नामी बगी से पूछती है कि क्या मैं आपका क्रू ज्वाइन कर सकती हूँ, जिस पे बगी बोलता है कि ठीक है, आज से तुम मेरे क्रू में हो। यह सुनकर नामी अपने मन में सोचती है कि इन्हें बुद्धू बनाना कितना आसान होता है, इसके बाद मैं इनका सारा सामान लूट लूंगी। और इन सभी ने लूफी को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया होता है और ये सभी लोग नामी के आने की खुशी में एक पार्टी रखते हैं। और तभी कैप्टन बगी बोलता है आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी स्पेशल बगी बॉल को लाया जाए। और तभी एक बंदा इसकी स्पेशल बगी बॉल को लेकर आता है। नामी को समझ नहीं आता कि आखिर ये बगी बॉल क्या है। और तभी एक कैनन के अंदर इस बगी बॉल को भरा जाता है और जैसे ही इस कैनन को चलाया जाता है तो एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और टाउन में सभी के सभी घर तबाह हो जाते हैं। जोरो भी इस धमाके को नोटिस करता है। बगी सोचता है कि बहुत बढ़िया, इस बगी स्पेशल बॉल और डेविल फ्रूट की पावर से मैं जितनी भी ग्रैंड लाइन है उन सभी को कॉन्कर कर सकता हूँ। फिर बगी नामी से कहता है कि आज तुम अपनी वफादारी को प्रूव करने के लिए उस लड़के को मेरे बगी बॉल से उड़ा दोगी। और कैप्टन बगी जबरदस्ती नामी को माचिस पकड़ा देता है
और सभी पायरेट्स इसे चीयर अप करने लगते हैं। पर नामी इस काम को करने के लिए राजी नहीं होती है क्योंकि नामी एक चोर है, कोई किलर नहीं। और तभी कैप्टन बगी का एक मेंबर उस माचिस को छीन लेता है और वो उस कैनन में आग लगा देता है। नामी को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जेब से एक हथियार निकालकर उस क्लाउन पर हमला कर देती है। और ये देख के कैप्टन बगी नामी को मारने के लिए अपने कुछ गुंडों को भेज देता है। पर नामी उन गुंडों से फाइट करने लगती है और इस तरफ लूफी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि इस पर एक कैनन चलने वाली होती है। तभी नामी उस कैनन के पास जाती है और उस कैनन को अपने हाथों से पकड़कर उस आग को बुझा देती है। पर इसकी वजह से नामी का हाथ जल जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। ये देखकर लूफी हैरान रह जाता है कि नामी उसके लिए कितना कुछ कर रही है। कैप्टन बगी के सभी पायरेट्स नामी पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी जोरो यहाँ पर पहुँच जाता है और नामी को बचा लेता है। फिर वो सभी से बोलने लगता है कि तुम सब मिलकर एक लड़की पर हमला कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। फिर वो नामी से पूछता है, ऑरेंज बालों वाली लड़की, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नामी कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और सभी पायरेट्स जोरो को देखकर डर जाते हैं। जोरो अपने स्वॉर्ड्स को लेके लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। ये देख के बगी बोलने लगता है कि मेरे आगे तुम्हारा ये 3 स्वॉर्ड स्टाइल काम नहीं करने वाला। और तभी जोरो कैप्टन बगी का हाथ काट देता है और एक पैर भी। और कैप्टन बगी के सभी लोग हंस रहे होते हैं क्योंकि जोरो के पेट के अंदर किसी ने स्वॉर्ड घुसा दिया होता है। और जैसे ही जोरो पीछे मुड़कर देखता है, एक कटा हुआ हाथ हवा में उड़ रहा होता है। वो हाथ कैप्टन बगी के पास वापस चला जाता है और जुड़ जाता है। जोरो सोचने लगता है कि ये कैसी एबिलिटी है। फिर बकी बताता है कि मैंने चॉप चॉप नाम का डेविल फ्रूट खाया था। ये सब देखकर लूफी गुस्से में बोलता है कि बरीनाग वाले, तूने चीटिंग की है, तूने पीछे से उस पर हमला किया। कैप्टन बगी अपने हाथ को अलग करके लूफी पर हमला करता है। लूफी उसके हथियार को अपने दांतों में पकड़ लेता है और जोरो को यहाँ से भाग जाने को कहता है। बट जोरो कैप्टन बगी से फाइट करना शुरू कर देता है और लड़ते लड़ते जोरो अचानक से पीछे जाता है उस कैनन के पास। जोरो उस कैनन को अपने हाथों से उठाकर उसे पीछे की साइड को कर देता है जहां पर कैप्टन बगी खड़ा हुआ है। और अब ये कैनन कैप्टन बगी के ऊपर पॉइंट कर रहा है और नामी उस पर आग लगा देती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उन तीनों को लगता है कि कैप्टन बगी मारा जाता है। जोरो लूफी को यहाँ से लेकर जाने लगता है और पूछता है कि लूफी, ये लड़की कौन है? लूफी बताता है कि ये एक नेविगेटर है और आज से हमारे क्रू की एक मेंबर है। ये हमें रास्ता दिखाएगी ग्रैंड लाइन तक का। हम देखते हैं कि जोरो का बहुत सारा खून बह रहा होता है पर फिर भी वो लूफी को कैरी कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन बगी मरा नहीं है और वो बोलता है कि इन्हें क्या लगा कि मैं अपनी ही बगी बॉल से मारा जाऊंगा। मोजी, क्या तुम वहां पर हो? हाँ सर, मैं यही हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जोरो का सिर आपके पास लेकर आऊंगा। हाँ, ये बहुत ही अच्छा होगा, जल्दी जाओ। जोरो बहुत मुश्किल से लूफी को खींच रहा होता है। तभी नामी को याद आता है कि इस पिंजरे की चाबी नामी के पास ही है। और जैसे ही वो उस चाबी को बाहर निकालती है तो यहाँ पर एक डॉगी इस चाबी को निगल जाता है। ये देखकर लूफी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तेरी वजह से मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, अब उस चाबी को वापस दे। और तभी इस टाउन का मेयर यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि चोचो को परेशान मत करो। मेयर देखता है कि जोरो बुरी तरह से घायल है और मेयर जोरो को पट्टी लगाता है और उसे सुला देता है। और मेयर लूफी और नामी से मिलता है और इन दोनों को बताता है कि इस कुत्ते का नाम है चोचो और इनके ठीक पीछे जो दुकान है ये 24 घंटे इसकी रक्षा करता है। ये दुकान इस कुत्ते के मालिक की थी पर इस दुकान का मालिक मर चुका है और ये कुत्ता आज तक उसके इंतजार में यहाँ पर बैठा हुआ है। ये सुनकर लूफी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और तभी मोजी यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर मेयर बोलने लगता है कि ये तो मोजी है, 20 टेमर मोजी यहाँ पर आ गया।
और तभी लूफी के सर के ऊपर एक बहुत बड़ी परछाई आ जाती है। मेरा नाम है बीस्ट टेमर मोजी और मैं कैप्टन बगी के क्रू का एक मेंबर हूँ। और ये मोजी एक शेर के ऊपर बैठा हुआ होता है। मुझे बस ये बताओ कि जोरो कहाँ पर है, मैं उसे मारकर कैप्टन बगी के पास लेके जाऊंगा। लेकिन लूफी उसे बताने से मना कर देता है कि जोरो कहाँ पर है और मोजी का लायन लूफी पर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ चोचो बुरी तरह से पीट रहा होता है, मोजे उसे बुरी तरह से मार रहा होता है। चोचो अपने मालिक से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, उसके हर एक काम में मदद करता था, चाहे गाड़ी खिंचवाने में हो, खाना बनवाने में हो, हर चीज में अपने मालिक के साथ देता था और अपने मालिक से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। इसलिए वो मरते दम तक अपने मालिक की दुकान की रक्षा करने के लिए डटा रहता है। चोचो खून से लथपथ होता है लेकिन फिर भी हार नहीं मानता और मोजी चोचो के मालिक की दुकान को जलाकर यहाँ से चला जाता है। मोजी पूरे शहर में जोरो को ढूंढने लगता है और तभी लूफी इनके सामने आ जाता है। मोजी लूफी पर हमला कर देता है पर लूफी अपने हाथों को बड़ा करके किसी जलेबी की तरह घुमाकर उस शेर के मुंह को पकड़ लेता है और उस शेर को भी गोल गोल घुमाकर उसको हरा देता है, जिस वजह से मोजी माफी मांगने लगता है। पर लूफी कहता है कि तुम्हारे माफी मांगने से उस कुत्ते का घर और उसकी मेमोरीज वापस नहीं आ जाएंगी, तुमने बहुत गलत किया। और ये कह के लूफी उसे जमीन पर पटक देता है और इस तरफ चोचो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके मालिक की आखिरी निशानी जा चुकी है। नामी चोचो को दुखी देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और लूफी चोचो को पेट फूड देता है उसके मालिक की आखिरी निशानी के तौर पर और कहता है कि माफ करना मेरे दोस्त, मैं सिर्फ इतना ही बचा पाया। और चोचो उस पेट फूड का पैकेट अपने मुंह में लेकर वहां से चला जाता है। नामी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि लूफी अच्छा इंसान है। और इस तरफ मोजी कैप्टन बगी के पास जाता है और बोलता है कि माफ करना कैप्टन, मैं उसे हरा नहीं पाया, मैं फेल हो गया। जिस पे बगी कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, एक बच्चे से पिट गए, बगी बॉल्स को तैयार किया जाए, अब मुझे ही कुछ करना होगा। स्पेशल बगी बॉल का यूज करके हर तरफ तबाही मच जाती है और ये तीनों भी इस धमाके को नोटिस करते हैं। और लूफी कहता है कि उस घर में तो जोरो सो रहा था जहां पर अभी अभी धमाका हुआ। फिर तभी हम देखते हैं कि जोरो जिंदा होता है और लूफी सरप्राइज होकर बोलता है कि जोरो तुम जिंदा हो। फिर इस तबाही को देखकर मेयर बोलता है कि 40 साल लगा दिए मैंने इस टाउन को बनाने में और मैं किसी को भी इसे तबाह करने नहीं दूंगा, वो कैप्टन बगी नहीं बचेगा। लूफी कहने लगता है कि रुक जाओ, तुम एक बूढ़े इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते उनके अगेंस्ट। पर मेयर नहीं सुनता और कैप्टन बगी को मारने के लिए चला जाता है। जोरो लूफी से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और इस तरफ कैप्टन बगी की सेकंड बगी बॉल तैयार हो चुकी है। पर तभी मेयर यहाँ पर पहुंच जाता है। बगी दी क्लाउन, बाहर आ जाओ, हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो। लगता है ये बूढ़ा पागल हो गया है और कैप्टन बगी अपने कटे हुए हाथों से मेयर का गला दबाने लगता है और उस पर बगी बॉल को चलाने का ऑर्डर दे देता है। पर तभी लूफी यहाँ पर आकर मेयर को बचा लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें हराऊंगा जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। तेरी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुझे बताता हूँ। मेयर बगी को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर से उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर तभी लूफी मेयर के सिर पर एक जोरदार हमला करके उसे बेहोश कर देता है। नामी चिल्ला के पूछने लगती है कि ये क्या कर दिया तुमने। लूफी कहता है कि चिंता मत करो, मैंने ये इनकी भलाई के लिए ही किया है, वैसे भी अगर ये कैप्टन बगी से भिड़ते तो मारे जाते। फिर वो कहता है कि बड़ी नाग वाले कैप्टन बगी ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके सारे क्रू मेंबर्स ये सुनकर हंसने लगते हैं। गुस्से में कैप्टन बगी अपनी बगी स्पेशल को तैयार करता है, जो देख के लूफी जोरो और नामी से कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इसे देखता हूँ। कैप्टन बगी अपनी बगी स्पेशल वेपन का यूज करके लूफी पर हमला कर देता है। पर तभी लूफी अपने पेट को गुब्बारे की तरफ फुला लेता है और बगी स्पेशल को अपने पेट के ऊपर बाउंस करा के वापस उसी की डायरेक्शन में फेंक देता है और उन पर एक जोरदार हमला कर देता है। पीछे से नामी ये सब देख कर पूछने लगती है कि क्या तुम इंसान भी हो। तीनों को लगता है कि इस अटैक से बगी मारा गया। पर तभी हम देखते हैं कि कैप्टन बगी मरा नहीं है, उसने दो पायरेट्स को एक शील्ड की तरह यूज करके खुद को बचा लिया और मोजी भी जिंदा होता है। अरे यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं जिंदा हूँ, अरे कैप्टन बगी भी यहाँ पर है।
और वो बोलता है कि उस बंदे से बचकर रहना, ये बहुत खतरनाक है। ये रबर का बना हुआ है और अपने हाथ पैर लंबे कर सकता है। और तभी कावाजी नाम का एक और विलन यहाँ पर आ जाता है, जिसने अपने हाथ में मोजी का लायन पकड़ा हुआ होता है। तूने ये क्या हालत कर दी मेरे शेर की? मैंने इसे एक शील्ड की तरह यूज किया, बस और कुछ नहीं। मोजी का शेर बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है और गुस्से में मोजी काबाजी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी काबाजी इसे एक लात मार के उड़ा देता है और लगे हाथ लूफी भी इसे एक लात मार देता है और मोजी दीवार में भिड़ कर बेहोश हो जाता है। काबाजी कैप्टन बगी के पास आता है और बोलता है कि सर, मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। तो ठीक है, अपना एक्रोबैट डांस दिखाओ इन सभी को। और तभी काबाजी अपने एक साइकिल निकालता है और लूफी की तरफ आगे बढ़ता है एक तलवार लेकर, और जैसे ही वो लूफी को मारने वाला होता है तभी जोरो इसके सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम तो तलवार से लड़ते हो, हाँ? तो आ जाओ, मुझसे लड़ाई करो। काफ़ी खुशकिस्मत हूँ मैं कि तुमसे लड़ने का मौका मिला है मुझे, जोरो। काबाजी की नज़र जोरो के घाव पर पड़ जाती है। तुम तो पहले से ही जख्मी हो, तुम कैसे लड़ोगे? मैं जख्मी होने के बाद भी तुम्हें हरा सकता हूँ। और तभी काबाजी अपने मुंह से आग उगलने लगता है और जोरो के गहरे घाव पर जानबूझकर हमला करता है। काबाजी फिर से जोरो पर हमला करता है। नामी लूफी को जोरो की मदद करने को कहती है और तभी काबाजी जोरो की तरफ एक आखिरी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जोरो खड़ा हो जाता है और काबाजी जोरो के पेट में तलवार घुसा देता है और काबाजी उसी जगह पर तलवार घुसाता है जहां पर जोरो को चोट लगी हुई है। जिस पर जोरो कहता है कि अगर मैं तेरे जैसे एक मामूली इंसान से हार गया तो मैं इस दुनिया का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन कैसे बनूंगा? मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा। जोरो एक तलवार को अपने मुंह में रखता है और दो तलवार अपने हाथों में पकड़ लेता है अपने थ्री स्वॉर्ड स्टाइल को यूज करने के लिए। पर नामी को इनकी फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो कैप्टन बगी का खजाना ढूंढने के लिए बेसमेंट के अंदर चली जाती है। और तभी काबाजी एक खतरनाक टेक्निक को यूज करता है, एक्रोबैट टेक्निक, द डांस ऑफ 100 कामिकाजे टॉप्स, और बहुत सारे लट्टुओं को जोरो की तरफ फेंक देता है। लेकिन जोरो अपनी तलवार से सभी लट्टुओं को काट देता है और तभी जोरो नोटिस करता है कि पीछे से कैप्टन बगी का हाथ और ऊपर से काबाजी भी उस पर तलवार लेकर आ रहे हैं उस पर हमला करने के लिए। पर तभी लूफी कैप्टन बगी के हाथ पर पैर रख देता है और कहता है कि जोरो के फाइट के बीच में मत आओ, समझे? और इस तरफ नामी को कैप्टन बगी का खजाना मिल जाता है और उसे ग्रैंड लाइन का मैप भी मिल जाता है। और इस तरफ काबाजी जोरो को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। काबाजी कहता है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ, इतना बड़ा घाव है तुम्हारे पेट में पर फिर भी तुम मुझसे फाइट कर रहे हो, क्या बात है? तुम्हारे बारे में मैंने जो भी सुना था वो सब कुछ सच निकला। काबाजी जोरो पर एक आखिरी बार हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जोरो अपने स्पेशल अटैक ओनिगिरी को यूज करता है। ये अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जोरो कावाजी का सीना चीर देता है और इसका खेल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और जोरो भी इसे हराने के बाद बेहोश हो जाता है और तभी कैप्टन बगी लूफी के सामने आ जाता है। फिर बगी बोलता है कि अब तुम्हें ख़त्म करने के बाद मैं ग्रैंड लाइन जाऊंगा। लूफी कहता है कि हाँ, मैं भी वहीं पर जाना चाहता हूँ, मुझे किंग ऑफ पायरेट्स बनना है। ये सब सुनने के बाद बगी बोलता है कि तेरी ये बातें और तेरी ये टोपी मुझे उसी लाल बालों वाले आदमी की याद दिलाती है। लूफी कहता है कि लाल बालों वाला आदमी, क्या तुम इसे जानते हो? बगी कहता है कि हाँ जानता हूँ, पर क्या फर्क पड़ता है, ये जाने के लिए अब तुम नहीं बचोगे। बगी अपने हाथ में बहुत सारी नाइफ्स को भर लेता है, अपने हाथ को अलग करता है और लूफी पर हमला कर देता है। लूफी उसके इस अटैक को डॉज करता है और अपनी गम गम पिस्तौल का यूज करके जैसे ही बगी पर हमला करता है तो कैप्टन बगी अपनी गर्दन को ही अलग कर देता है और तभी बगी का चाकू वाला हाथ लूफी की तरफ फिर से आगे बढ़ने लगता है। लूफी उसे डॉज कर लेता है, लेकिन इसमें उसकी स्ट्रॉ हैट थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, जिस पे लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा होके बोलता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे स्ट्रॉ हैट को डैमेज कर दिया, अब तू नहीं बचेगा। कैप्टन बगी लूफी पर हमला कर देता है और उसकी टोपी के अंदर 3 छेद हो जाते हैं और लूफी को शैंक्स की याद आ जाती है। शैंक्स ने बहुत भरोसा करके लूफी को ये स्ट्रॉ हैट दी थी, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। बगी भी एनॉयड होके बोलता है कि ये क्या हैट है, ये तेरी ये हैट मुझे उसी लाल बालों वाले आदमी की याद दिलाती है। लूफी कहता है कि तुम जानते भी हो ये किसकी हैट है, ये शैंक्स का स्ट्रॉ हैट है, एक महान पायरेट की। तुम इस बात को कभी भी नहीं समझ पाओगे। बगी उस हैट को नीचे पटक देता है। अच्छा, तो तुम मुझसे शैंक्स की बात कर रहे हो?
हाँ, मैं जानता हूँ उसे। मैंने उसी के साथ ट्रेनिंग ली है पायरेट बनने की। हम कुछ साल पहले एक साथ ही काम करते थे और ये कह के बगी लूफी के हेड को कुचल देता है, जो देख के लूफी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लूफी कैप्टन बगी पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है और उसे पूछता है कि शैंक्स कहाँ पर है। बगी भी गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा और उस शैंक्स को भी कभी भी माफ नहीं करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उसे मैं माफ नहीं करूंगा। अब इसके बाद हमें शैंक्स और बगी का पास्ट दिखाते हैं। शैंक्स और बगी आपस में लड़ रहे होते हैं कि एक बोल रहा होता है कि मैं नॉर्थ पोल जाऊंगा, नहीं हम लोग साउथ पोल जाएंगे। और तभी पीछे से कैप्टन यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों को एक एक मुक्का मार देते हैं और कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम लोग कहाँ जाने वाले हो, चलेगी तो मेरी ही। और वो बाकी के सभी लोगों से बोलते हैं कि सुनो, लड़ाई का समय हो चुका है, सभी लोग तैयार हो जाओ। और एक एनिमी पायरेट शिप पर कैनन्स फायर करके हमला कर देते हैं और हमारी शिप और एनिमी शिप के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। और तभी बगी को लड़ाई करते हुए एक एनिमी की पॉकेट में एक मैप मिलता है। ये एक ट्रेजर मैप होता है, जो देख के बगी सोचता है कि ये तो एक खजाने का नक्शा है। लगता है मुझे पता चल चुका है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। हम देखते हैं कि बगी अकेले बैठा हुआ है और तभी अचानक से वहां शैंक्स आ जाता है और बगी शैंक्स से पूछता है कि तुम्हें आखिर अपनी जिंदगी में क्या करना है। शैंक्स कहता है कि मुझे अपना एक क्रू बनाना है और पूरी दुनिया घूमनी है। बगी बोलता है कि क्या बात है, क्या तुमने डेविल फ्रूट के बारे में सुना है। शैंक्स कहता है कि हाँ हाँ, हमें वो लूट में मिला है आज। उसे जो कोई भी खाता है उसके अंदर अलग अलग तरह की पावर्स आ जाती हैं, पर जो भी एक डेविल फ्रूट खाता है तो समुद्र उससे नफरत करने लगता है और उस आदमी से तैरने की शक्ति छीन लेता है। बगी अपने मन में सोचता है कि कोई बेवकूफ ही होगा जो उसे खाएगा, पर मैं उसे बेच तो सकता हूँ। और अगली ही सुबह बगी उस डेविल फ्रूट को खा जाता है, सभी के सामने। सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि बगी, तुम्हें अपने शरीर के अंदर कुछ अलग लग रहा है क्या। बगी बताता है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा, ये तो बस एक नॉर्मल फल था, कोई भी डेविल फ्रूट नहीं। मुझे तो पता ही था कि डेविल फ्रूट जैसा कुछ भी नहीं होता। पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बगी ने असली फल को छुपा दिया था और उन सभी के सामने नकली वाला डेविल फ्रूट खाया था। और अब ये इस डेविल फ्रूट को 100 मिलियन बेरीज में बेचने वाला है और खुद का एक पायरेट क्रू बनाएगा। बगी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से शैंक्स यहाँ पर आ जाता है और हड़बड़ी में बगी उस डेविल फ्रूट को खा लेता है। शैंक्स पूछता है कि बगी क्या हाल है। बगी गुस्से में कहता है कि तेरी वजह से मैंने डेविल फ्रूट खा लिया। और उसी टाइम पे वो ट्रेजर मैप भी समुद्र के अंदर डूब जाता है। बगी उस मैप को बचाने के लिए समुद्र के अंदर डुबकी लगा देता है, पर जैसे ही वो समुद्र के अंदर कूदता है तो वो नोटिस करता है कि उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे। शैंक्स ये देख के टेंशन में पूछने लगता है कि बगी, तुम तैर क्यों नहीं रहे, तुम तो बहुत अच्छे स्विमर हो ना। और शैंक्स ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और बगी को बचाने के लिए वो भी समुद्र के अंदर कूद जाता है। और इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। लूफी कहता है कि तो फिर शैंक्स ने तुम्हारी जान बचाई है ना। हाँ, उसने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं अपने प्लान में 10 साल लेट हो गया और अब पानी में ना सही पर जमीन पर तो खजाना ढूंढ ही सकता हूँ। और वो नामी से कहने लगता है कि ऑरेंज बालों वाली लड़की मेरा खजाना मुझे वापस दे दे। कैप्टन बगी अपनी आधी बॉडी से ही नामी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि इस तरफ लूफी ने कैप्टन बगी को एक लात मार दी होती है और उसे रोक दिया है। इस तरफ गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं क्योंकि मेयर को गांव वापस आने में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और ये सभी लोग फैसला करते हैं कि ये लोग अब टाउन में जाकर खुद मेयर को वापस लेकर आएंगे। और इस तरफ कैप्टन बगी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि नामी ने उसका ट्रेजर चुरा लिया है, जिस वजह से बगी अपना सबसे पावरफुल अटैक फेस्टिवल का यूज़ करता है, जिससे कि उसकी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। कैप्टन बगी नामी पर हमला कर देता है और चाकू से उस पर वार करने ही वाला होता है कि तभी कैप्टन बगी को कुछ फील होता है और लूफी कैप्टन बगी के पैरों को पकड़ लेता है और उस पर गुदगुदी करने लगता है। और फिर आखिर में वो उसके पैर पर एक जोरदार हमला कर देता है। कैप्टन बगी का वो आधा शरीर रोने लगता है, पर कैप्टन बगी अपने खजाने को अपने हाथों से पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि छोड़ दो मेरे खजाने को, अब तो तुम मरोगी।
पर तभी लूफी यहाँ पर आकर कैप्टन बगी के अटैक को फेल कर देता है और कैप्टन बगी का सारा खजाना उस बैग के कटने की वजह से नीचे बिखर जाता है और नामी लूफी को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और फिर लूफी कैप्टन बगी पर अटैक करके उसे हवा में उड़ा देता है और कैप्टन बगी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर लूफी अपनी स्ट्रॉ हैट को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी हैट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। पर नामी कहती है कि लूफी चिंता मत करो, मैं इस हैट को ठीक कर दूंगी। जो सुन के लूफी खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो? हाँ, तुम चिंता मत करो, एक काम करो, ये वाला बैग तुम पकड़ो। और नामी आधा खजाना लूफी को दे देती है और उसे ग्रैंड लाइन का मैप भी दे देती है। ये लो लूफी, इसे तुम रखो। फिर लूफी जोरो के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारकर उठा देता है और कहता है कि जोरो ये देख, हमें एक नई नेविगेटर मिली है, अब से ये हमारे टीम में है। जोरो कहता है कि लूफी मेरा बहुत सारा खून बह चुका है और इसीलिए मैं चल नहीं सकता। और तभी मेयर को ढूंढते ढूंढते गांव वाले वहां पर पहुंच चुके होते हैं और लूफी से पूछते हैं कि लड़के हमारे मेयर कहाँ पर हैं। और तभी इन गांव वालों को मेयर मिल जाता है पर मेयर की बहुत ज़्यादा खराब हालत होती है। मेयर, आपकी यह हालत किसने की? लूफी बताता है कि माफ़ करना, इनकी यह हालत मैंने ही की है। सभी गांव वाले लूफी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी एक आदमी बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग पायरेट्स हो। नामी कहती है कि नहीं नहीं, हम पायरेट्स नहीं हैं। बट लूफी बोल देता है कि हाँ, हम लोग पायरेट्स हैं। कोई तकलीफ है क्या? जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ, तुम पायरेट्स ही हो। तुम ही ने हमारे मेयर पर हमला किया, तुम नहीं बचोगे। पर यह सब बातें सुनकर जोरो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। तभी लूफी जोरो को अपने कंधे पर उठाकर यहाँ से भागने लगता है पर सभी गांव वाले इन तीनों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। गांव वालों से बचते बचते ये लोग एक गली के अंदर पहुंच जाते हैं और तभी चोचो इनके सामने आ जाता है और चोचो इन तीनों को आगे जाने देता है लेकिन उन गांव वालों को वहीं पर रोक देता है और गांव वाले बोले लगते हैं कि चोचो हट जा, वो लोग पायरेट्स हैं, उन्होंने हमारे मेयर पर हमला किया है, इसलिए हमें जाने दे। लेकिन चोचो उन्हें नहीं जाने देता और उन पर लगातार भौंकता रहता है और लूफी जाते जाते चोचो को थैंक यू बोलता है और भागते भागते ये तीनों एक बोट के पास पहुंच जाते हैं और तभी वो तीनों पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें नामी ने बेवकूफ़ बनाकर उन्हें समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया था। और वो लोग लूफी से कहने लगते हैं कि लड़के, ये खजाना हमारा है, इसे चुपचाप हमें दे दे। और बोलते हैं कि ये कौन है, ओए उठ जा, तू मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है। जोरो गुस्से में इस बंदे को एक डेथ स्टैर देता है और जैसे ही ये देखते हैं कि ये जोरो है, ये तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। और इस तरफ मेयर जाग जाता है और गांव वाले मेयर को बताते हैं कि वो तीनों बच्चे उन्हें मारकर यहाँ से भाग गए हैं। मेयर ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? और ये कह के मेयर भागते भागते इन तीनों के पास पहुंच जाते हैं पर ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। और जाते जाते लूफी पीछे मुड़कर देखता है कि मेयर किनारे पर खड़ा हुआ है। मेयर इन तीनों से बोलने लगता है कि तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। लूफी भी कहता है कि अपना ख्याल रखना ओल्ड मैन, और अपने पीछे तो देखिए। और मेयर पीछे मुड़कर देखता है कि लूफी उनके लिए बहुत सारा खजाना छोड़ कर गया है। पर नामी इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने 5 मिलियन का सोना फ्री में इस मेयर को दे दिया है, जिस वजह से नामी लूफी पर गुस्सा करने लगती है। बट लूफी कहता है कि उनका टाउन खराब हो गया था, उसे वापस बनाने के लिए पैसे तो लगेंगे ना। और गुस्से में नामी लूफी का सिर पानी के अंदर डुबाने लगती है। लूफी डर के मारे बोलने लगता है कि नामी मुझे बाहर निकाल, मैं मर जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। और ये सब देख के जोरो बोलता है कि लगता है इस सफ़र में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।